इनविंसिबल आयरन मैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि टोनी स्टार्क अब जो है भागते भागते रशिया के अंदर आ गया होता है, जहाँ पे वो अपने पुराने दोस्त दिमित्री से मिलता है जो कि क्रिम्सन डायनामो के नाम से भी जाना जाता है। और वो उसको सारी की सारी कहानी बताता है कि अब तक उसकी लाइफ में क्या चलते आ रहा है और वो क्यों भाग रहा है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मौजूद है। और इस तरह हम देखते हैं कि क्रिम्सन डायनामो उसको अपना सूट दे देता है ताकि उसके जरिए वो अलग अलग जगहों पे जाकर रिपल्सर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने ब्रेन का कुछ हिस्सा मिटाते रहे, जिसके जरिए इवेंचुअली वो सारा का सारा डेटा भी वाइप हो जाएगा। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि पेपर पॉट जो है अब ऑसबॉर्न से बेजार आ चुकी होती है और वो भी स्टार्क को ढूंढने के लिए रशिया में पहुंच चुकी होती है। लेकिन यहीं पे हमने देखा था कि रशिया के अंदर ऑसबॉर्न ने अपने एक आदमी मैडम मैस्क्यू को यहाँ पे भेजा होता है उनके ऊपर नजर रखने के लिए, जो कि ठीक उनके सामने खड़ी उनके ऊपर निशाना लगा के बैठी होती है। अब आगे और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं रशिया के अंदर, जहाँ पे पेपर चिल्लाती है कि टोनी टोनी आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, तुम मुझ पे अटैक करोगे अब? हाँ, मैं पहले ही तुम्हारे इन सारे के सारे चक्रों के अंदर फंस चुकी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और उस वक्त तुम मेरे मुंह के सामने मिसाइल रख के बैठे हो, ये सब चल क्या रहा है? मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। तो वहीं से टोनी बोलता है, ओ गॉड, क्या तुम पेपर हो? तो वहीं पे बोलती कि ओ थैंक गॉड, कम से कम मैं तुम्हें याद तो आ गई। तो कहता है कि पेपर, ओ पेपर मुझे माफ़ कर देना, मैं तो भूल ही गया था इस आर्मर के बारे में कि मैंने तुम्हारे लिए एक आर्मर बनाया था, मैं समझा ये कोई दुश्मन है मेरा। और हम देख रहे हैं कि टोनी स्टार्क की क्योंकि मेमोरी जाते जा रही है तो उसको ये बात याद ही नहीं है कि उसने यहाँ पे पेपर के लिए एक सूट बना के रखा था, रेस्क्यू आर्मर, और इसी वजह से उसको देख के उसके ऊपर अटैक करना उसने शुरू कर दिया। और इस तरह हम देखते हैं कि उससे माफ़ी मांगता है और उसको हक कर लेता है। तो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना पेपर, लेकिन ये मेरा दिमाग, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें भूलता जा रहा हूँ, मुझे चीज़ें याद नहीं रह रही हैं अब। तो कहती है ठीक है टोनी, ठीक है, मैं समझ रही हूँ उस बात को। तो कहता है कि मुझे इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पे आ गई हो, और वो उसको किस करने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मैडम मैस्क्यू ये किस को देख के जलना शुरू हो जाती है और उसको गुस्सा आने लगता है। तो यहीं से पेपर बोलती है कि आखिरकार तुमने ये क्या पहना हुआ है? तो कहता है कि ये सूट क्रिम्सन डायनामो का है, अच्छा है ना? तो वो कहती है क्या ये कोयलों के ऊपर चलता है? अब ऐसा भी मजाक नहीं करो यार, वैसे भी मैंने उधार पे लिया है, मेरा काम ठीक होने के बाद मैं अपने सूट के अंदर आ जाऊँगा वापसी, लेकिन ये सूट मुझे मेरे लैब तक ज़रूर ले जाएगा। तो वहीं से पेपर पूछती है अच्छा तो ये बात सच है क्या, तुमने वो जगह खरीदी थी जहाँ पे सारा का सारा धमाका हुआ था काफ़ी साल पहले और तुमने अपना एक लैब डाला था? तो कहता है कि अगर टेक्निकली बात की जाए तो मैंने वो जगह नहीं बल्कि उसकी नीचे वाली जगह खरीदी थी, मतलब बेसमेंट की। तो कहती है कि ऑफकोर्स तुमने वो खरीदी ही होगी। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं दोनों अपने बेस के लिए, और मैडम मैस्क्यू उनके ऊपर नजर रख के बैठी होती है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ पे ब्लैक विडो बोलती है, हिल तो तुम मेरी अटेंशन हासिल करना चाहती थी, वो तुम्हें मिल चुकी है, तो बताओ कि तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? तो कहती है नताशा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है और मुझे वो ढूंढना ही था, मुझे किसी की ज़रूरत है जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझे तुमसे एक फेवर की ज़रूरत है। वैसे अगर बात की जाए तो तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हुई हुई आजकल, सुनने में आ रहा है कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खो चुका और तुम पागलों वाली हरकतें कर रही हो, तो क्या ये उनमें से कोई एक हरकत तो नहीं? क्योंकि जब से तुम्हें फायर किया है तुम अपना दिमाग खो बैठी हो, तुमने एक पूरी की पूरी फैक्ट्री को उड़ा दी है टेक्सास के अंदर जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की हुआ करती है, और उससे तुम बदला लेने की तरह से कोशिश कर रही हो। तो कहती है कि नहीं, ये बात ऐसी नहीं है, वहाँ पे कोई और मौजूद था, वहाँ पे लोगों को जान से मारा जा रहा था, ह्यूमंस को बैटरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, ये एक लंबी कहानी है। लेकिन इस वक्त मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि मुझे बकी बांस को ढूंढना होगा, तो प्लीज़ तुम इसमें मेरी मदद करो। टोनी स्टार्क ने मुझे टेक्सास के अंदर भेजा था एक चीज़ को हासिल करने के लिए, और मैं नहीं जानती कि ये चीज़ क्या है, लेकिन इसने कहा था कि इसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर उसके लिए ज़रूरी है तो मेरे लिए भी होगी। डैम इट विडो, आयरन मैन चाहता है कि तुम ये चीज़ जो कैप्टन अमेरिका को दे दो, और ऑसबॉर्न जो इस चीज़ को कैप्टन अमेरिका तक पहुंचाने की हर एक कोशिश करेगा रोकने के लिए, तो हमें किसी भी कीमत पे ये कैप्टन अमेरिका यानी बकी को ये देना ही होगा, क्योंकि आयरन मैन ने मुझसे ये कहा है। तो वहीं पे विडो बोलती है कि मारिया ज़रा आराम से, सच कहूँ तो इस वक्त मुझे तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो, तुम जो बातें कर रही हो वो मेरे सर पे से जा रही हैं। तुम जानती हो ना कि मैं कौन हूँ, और तुम ये भी जानती हो कि मैं क्या करती हूँ, और इस वक्त तुमने मुझे हंट कर लिया और मुझसे ये सारी की सारी बातें कर रही हो, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है। तो वहीं पे मारिया बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बातें बहुत ऑड लग रही होंगी, ये इंपॉर्टेंट था, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है,
और मैं जानती हूँ तुम सारे सुपर हीरो जो मुझे कभी भी जो है सीरियसली नहीं लेते हो। मैं जानती हूँ हमारे बीच हमेशा से बातचीत अच्छी नहीं रही है, लेकिन इस वक्त मुझे वाकई में तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम एक बहुत बड़ी इडियट हो। चलो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान भी ली है, तुम एक सही काम कर रही हो, लेकिन तुम जानती हो कि तुम इस वक्त कितने बड़े खतरे के अंदर मौजूद हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैप्टन अमेरिका से मिलूंगी किसी कॉफी डेट के ऊपर और उनको तुम्हारा सामान दे दूंगी? अब ऐसा नहीं है मारिया, दुनिया बदल चुकी है। तुम जाओ और जाके मदद हासिल करो और थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई लग रही हो। मे भी जब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सही हो जाए उसके बाद हम कोई बात करें, जब तक के लिए मेरे पीछे वापसी नहीं आना। और इस तरह हम देखते हैं कि विडो वहाँ से जो है उसकी बात पे विश्वास नहीं करती है। वो समझती है कि मारिया हिल का दिमाग खराब हो चुका है और वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि मारिया हिल जो है वो उसका पीछा छोड़ती नहीं है, बल्कि उसके पीछे कूदती है उसके साथ। और यहीं से हम पेपर पॉट्स और टोनी स्टार्क के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि उसी लैब के अंदर मौजूद होते हैं। तो कहते हैं कि टोनी कहाँ हो तुम? ओह, मैं सो गई थी। तो टोनी बोलता है कि हाँ, तुम काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लग रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा। क्या तुम मुझे एक सेकंड दे सकती हो? मैं यहाँ पे अपने नोट्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम जानती हो ना कि मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, तो लिख के रख लेना अच्छी बात है। तो वहीं पे पॉट्स बोलती है कि तुमने अपने दिमाग के अंदर दुनिया भर के सीक्रेट्स को जमा करके रखा हुआ था और अब तुम उनको मिटाने की बात कर रहे हो। तो कहता है कि मैं यहाँ पे कोई सीक्रेट्स नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे इस तरह की चीज़ें लिख रहा हूँ कि एक स्क्रू ड्राइवर को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो वहीं पे पेपर बोलती है कि वाकई में अब चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी हो गई हैं कि तुम इतनी इतनी सी चीज़ें भूलते जा रहे हो। तो स्टार्क बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे दिमाग के अंदर से कुछ हिस्सा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके गायब होते जा रहा है। मुझे जो है अपना थर्ड ग्रेड के बारे में कुछ भी याद नहीं किया मैंने उसके अंदर क्या पढ़ा था। मुझे कुछ गाड़ियों के नाम तक याद नहीं है, बस मुझे याद है कि उनको गाड़ियाँ कहा जाता है। मुझे ये बात पता है कि मेरे पास पूरी दुनिया के अंदर 33 कार्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक का भी नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। क्या तुम सोच सकती हो कि 33 कार्स मुझे याद है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है? सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मेरी सुपर पावर्स मुझसे छीनी जा रही हैं। मुझे तो इस बारे में भी याद नहीं था कि मैंने वो सूट बनाया है जब तक तुमने मुझे उस बारे में नहीं बताया। तो वहीं पे स्टार्क बोलता है कि मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है, बस मुझे एक ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने सामने लोगों को देखा करता था कि किस तरह से उनकी शक्तियाँ छिन जाती हैं, लेकिन मैं दिली दिली के अंदर इस बात पे शुक्र करता था कि मेरे पास कुछ सुपर पावर नहीं है। मैं सिर्फ एक आदमी हूँ जो एक सूट के अंदर मौजूद है, जो कि एक गार में से सूट को बना के निकला था। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास कोई पावर्स ही नहीं है तो उसको कोई छीनेगा नहीं। लेकिन अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी एक सुपर पावर थी और मुझसे वो छीनी जा रही है आहिस्ता आहिस्ता करके। अब मुझे भी ऐसा फील होने लग गया कि मैं दूसरों की तरह एक नॉर्मल इंसान बनते जा रहा हूँ। पेपर, क्या तुम समझती हो कि एक नॉर्मल होना कितना खतरनाक है? मुझे इससे नफरत है, नफरत। मुझे माफ़ कर देना पेपर कि मैं इतने बुरी तरीके से साउंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे दिल के अंदर की सारी बातें इस वक्त चल रही हैं। तो यहीं से पेपर बोलती है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है टोनी, हम इस सबको मिलकर ठीक कर देंगे, ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहीं से पेपर बोलती है कि टोनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मतलब जब तक तुम उसको समझ सकते हो, जब तक तुम्हारे लिए कुछ मायने रख सकता है, मैं तुमसे सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तुम्हारा इन सब के लिए। तो वहीं पे टोनी बोलता है कि हे, तुम रो क्यों रही हो? तो कहती है कि नहीं टोनी नहीं, वाकई में तुमने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। मतलब हमारे बीच बहुत ज़्यादा हाइस और लोस चलते आए हैं, लेकिन तुमने मेरे लिए हमेशा सब कुछ करने की कोशिश करी है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया, रोडी के लिए किया, इवेंट हैप्पी के लिए किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये से स्टार्क बोलता है कि अच्छा चलो रो नहीं, आओ मेरे पास आके बैठो। खैर मुझे ये बताना कि हैप्पी कौन है ये? और इस तरह मैडम मैस्क्यू के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि इनकी किस और लव की वजह से बहुत ज़्यादा जली हुई है, और कहती है ओ टोनी, ओ टोनी टोनी टोनी, सो स्लॉपी, सो स्टूपिड, तुम्हें ये सारी चीज़ें करने के अंदर बहुत मज़ा आता है ना? और वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि मैडम मैस्क्यू, ये ऑसबॉर्न है, डू यू कॉपी? 1 घंटा गुजर चुका है, तुमने लास्ट रिपोर्ट दी हुए, तुम बताओगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है? हेलो, क्या तुम वहाँ पे मौजूद हो? तुम इस तरह से मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। लेकिन अब देखते हैं कि मैडम मैस्क्यू जो है वहाँ पे अपना ईयर पीस निकाल के फेंक देती है और टोनी 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 करते हुए उस लैब के अंदर जा रही होती है। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं ब्लैक विडो और मारिया हिल के पास, यहाँ पे ब्लैक विडो को हम देखते हैं कि वो यहाँ से इसका पीछा छुड़ा के भाग रही है। लेकिन मारिया हिल एक बहुत ही ज़्यादा ढीठ औरत बन गई है और उसने बोल दिया कि चाहे कुछ भी हो वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और वो कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तुम्हें मेरी बात को सुनना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो दोनों एक बिल्डिंग से आके सीधा नीचे गिरते हैं। और यहीं पे एक औरत कॉल कर देती है हैमर को और कहती है कि हैमर, क्या ये हैमर हैं? मैं यहाँ पे कुछ लोगों को देख रही हूँ जो कि सुपर हीरो टाइप लग रहे हैं और सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं मेरी बिल्डिंग के सामने। और यहीं से मारिया बोलती है कि प्लीज़ भागना बंद करो और मेरी मदद करो, डैमिट मेरी मदद करो। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ से भाग रही होती है और यहीं से ब्लैक विडो उसको भागते हुए कह रही होती है कि अब तो मेरी बात को समझ जाओ मारिया, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती हूँ, छोड़ दो मेरा पीछा। लेकिन इतनी देर में हैमर के लोग यहाँ पे पहुँच गए होते हैं और कहते हैं रॉजर डेड बेस, हमारे सामने हिल मौजूद है, हैमर रैपिड रिस्पॉन्स स्क्वाड इसके सामने है, बिल्कुल हम अटैक की फॉर्मेशन बना रहे हैं। और इस तरह हम यहाँ से दोबारा जो है टोनी स्टार्क के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि यहाँ बाहर जंगल में कुछ लकड़ियाँ काटने के लिए आया हुआ होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि लकड़ी वगैरह काटने के बाद अपने लैब की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन देखता है जब वो अपने लैब पे पहुंचता है तो उसका दरवाज़ा जो होता है उसके अंदर एक बहुत बड़ा सुराख हुआ होता है और वो अंदर चिल्लाते हुए आता है कि पेपर पेपर, क्या तुम ठीक हो? लेकिन यहीं से अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे अंदर मैडम मैस्क्यू पहुँच चुकी होती है और उसने पेपर को एक कुर्सी से बांध दिया होता है और कहती है टोनी, हाय बेबी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि हम ये फजूल के खेल तमाशे बंद कर दें?
और यहीं से हम दूसरी तरफ मारिया हिल के पास दोबारा शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे ब्लैक विडो भाग रही होती है और मारिया हिल उसका पीछा कर रही होती है। लेकिन यहीं पे हैमर एजेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं कि फ्रीज मारिया हिल, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। यहीं से हम देखते हैं कि हिल जो है ब्लैक विडो की तरफ बोलती है इशारा करते हुए कि तुम इस बैग को शूट करो और अपने साथ ले जाओ, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, इनको मुझे पकड़ने तो पकड़ने दो, लेकिन तुम इस बैग को ले जाओ, ये बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन सकती हो, तो प्लीज़ इस बैग को ले जाओ, या फिर इस बैग को शूट करके फौरन डिस्ट्रॉय कर दो, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, ये इनके हाथ नहीं लगना चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि वो हैमर के एजेंट जो इसके ऊपर निशाना लगा के खड़े होते हैं। और यहीं से हम देखते हैं विडो बोलती है कि डैम इट, तुम नहीं सुनने वाली, और वो वहाँ पे अपना ग्रैपलिंग हुक मारती है मारिया हिल के चारों तरफ और उसको पकड़ के ऊपर खींच लेती है। तो यहीं से मारिया बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी बात पे इतनी जल्दी विश्वास कर लोगी। तो कहती है अब तुम्हारे बैग के अंदर ऐसी ज़रूर कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके लिए तुमने सारा का सारा तमाशा करा है, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि विडो मारिया हिल को लेकर वहाँ से भाग रही होती है। और यहीं से टोनी बोलता है कि विटनी टेक इट ईजी, हम इसको आराम से सुलझा लेंगे। तो यहीं से विटनी बोलती है यानी कि मैडम मैस्क्यू, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ टोनी कि इस वक्त वो मैं नहीं हूँ जिसकी तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत है। मैंने तुम्हारे नोट्स को पढ़ा है डार्लिंग, मैं देख रही थी कि तुम किस तरह से सारी चीज़ें लिख रहे थे, तुम्हारी मेमोरी वो तो बहुत तेज़ी से मिटते जा रही है, तुम्हारी चीज़ें तुम्हारी एबिलिटीज़ वो ख़त्म होते जा रही हैं टोनी। सही कहा मैंने, क्या मैं तुम्हें याद भी हूँ? मैं तो बस यही सोच रही थी। तो वो बोलता है कि विटनी फ्रॉस्ट मैडम मैस्क्यू, ऑफ कोर्स तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद हो, तो इसलिए प्लीज़ पेपर को यहाँ से जाने दो, ये चीज़ें हम दोनों के बीच में हैं, क्योंकि अगर तुमने पेपर को कुछ कर दिया तो उसके साथ मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, अगर तुमने उसको हर्ट कर दिया तो वो मेरे ऊपर होगा, प्लीज़ लेट हर गो। लेकिन हम देखते हैं विटनी बोलती है कि नहीं, और अगले पल उसको ज़ोरदार वहाँ पे बिजली का झटका देती है और कहती है कि मैं इसको जो हूँ टॉर्चर करूँगी, मैं इसको इतना टॉर्चर करूँगी कि सिसकते मरेगी, और इसका टॉर्चर तुम अपनी आंखों से देखोगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और यहीं पे हम देखते हैं कि पेपर चिल्ला रही होती है और वो उसको बिजली के झटके बार बार दिए जा रही होती है। तो कहती है कि मैं इसको ऐसा दिखाऊंगी कि यहाँ पे एक खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर इसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो गई है। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं एक्सीडेंट कैसे बनाऊंगी, लेकिन हाँ मैं इस बारे में सोच लूंगी, या फिर ऑसबॉर्न इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ कर ही लेगा, क्योंकि अगर तुम्हें मैंने उसके हाथ सौंप दिया तो वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा खुश होगा और मुझे ये सब करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमेशा किसी ना किसी अपनी एक्स के साथ जाके टकरा जाते हो? कितना ऑकवर्ड है ना ये तुम्हारे लिए। तो यही सब देखते हैं कि स्टार्क अपने घुटनों में बैठ जाता है और कहता है कि प्लीज़ विटनी मेरी बात को सुनो, अगर मैं तुम्हारे लिए कभी भी कोई मायने रखता था तो प्लीज़ ये सब नहीं करो, अगर जो वक्त हमने एक दूसरे के साथ गुजारा है वो तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता था विटनी, तो ये नहीं करो, प्लीज़ मेरी बात को सुनो और इसको जाने दो और मुझे अपने साथ ले चलो, तुम्हें जो मेरे साथ करना है मैं उसके लिए तैयार हूँ। और कहती है कि चलो यार अपना मुंह भी बंद करो, इस तरह से गड़गड़ाने से मेरा यहाँ पे मूड नहीं बनने वाला है। और तुम क्या कह रहे थे कि हमारा टाइम जो साथ गुजरा है तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता है? ज़रा अपने आप की बातें तो सुनो, तुम एक जोक की तरह साउंड कर रहे हो, तुम एक उस आदमी की तरह साउंड कर रहे हो जो कि अपनी बीवी को मनाने के लिए हर एक झूठी बात करता है, हर एक झूठी उसकी तारीफ करता है, और तुम वही मुझ पे करने की कोशिश कर रहे हो ना। लेकिन तुम अब मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। लेकिन क्या तुम अब झूठ भी बोल सकते हो, या तुम्हारी वो एबिलिटी भी तुमसे छीन ली गई है? और इस तरह हम देखते हैं कि विटनी स्टार्क के ऊपर चढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा क्लोज हो रही होती है, और वहीं पे वो बोलती है कि मुझे लगता है कि इसको टेस्ट करना ही पड़ेगा कि तुम्हें वो सब याद है कि नहीं। और वो यहाँ पे अपना मार्क्स खोलने लग जाती है, और वहीं पे वो कहती है कि मैंने अपने आप से ये बात कह दी थी कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं आऊँगी, तुम्हारी नज़र में मैं हमेशा एक बदसूरत औरत ही रहूँगी। तो इसलिए टोनी माय लव, अब मेरी तरफ देखो और मुझे प्रूव करो कि मैं ठीक कह रही थी। मेरी आंखों के अंदर देखो, मेरे असली चेहरे की तरफ देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है टोनी। इसलिए मेरी तरफ देखो और बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। ये बात को प्रूव कर दो कि तुम मुझे यूज़ नहीं कर रहे थे, और जो कुछ भी तुम मुझसे कहने वाले हो, अब जो कुछ भी सच तुम मुझसे बोलोगे वो या तो तुम्हें या पेपर पॉट्स को ज़िंदगी से आज़ाद कर देगी। टू बी कंटिन्यूड।